Can the government provide caste-based reservation in government jobs and college seats? Between fundamental rights and directive principles of state policy, what is supreme? अर्थात क्या सरकार सरकारी नौकरियां और महाविद्यालय की सीटों में जाति आधारित आरक्षण प्रदान कर सकती है? मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बीच सर्वोच्च क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक फैसले को समझना होगा, जो फैसला यहाँ इस मामले के ऊपर आधारित है, इस मामले के साथ संबंधी है, जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराईराजन, जो कि 1951 का मामला है। स्वतंत्र भारत के बहुत ही जो है स्वतंत्रता के बाद तुरंत ही यह मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, और इस मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण तो तय किया ही किया, मगर उसके साथ जो हमारे भारतीय संविधान के दो मूल तत्व है, जिनमें फंडामेंटल राइट्स, एक बाजू नीति निर्देश के मार्गदर्शक सिद्धांत है जो राज्य के लिए होते हैं, इनमें से सर्वोच्च है कौन, सर्वोपरि है, वो भी तय किया। आज इस पूरे उपाख्यान के तहत हम लोग यह माहिती देखेंगे और कैसे, ऑन विच ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने चीजें जो है वो हमें बताई। साथ ही में दोनों पक्ष, जो यहाँ एक बाजू स्टेट ऑफ मद्रास है और एक बाजू श्रीमती चंपकम दोराईराजन है, इन दोनों के जो है द्वारा कौन से तर्क रखे गए हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा हमें यहाँ इस उपाख्यान में करनी है। आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ ध्रुव जानी। वर्कमाउंट यूपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम इस नई श्रृंखला के तहत महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनका एक परीक्षा लक्ष्य अध्ययन करेंगे, और यह अध्ययन जो है वो न मात्र केवल संधि सेवा के लिए उपयोगी होगा, मगर जो न्यायिक परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनको भी उपयोगी होगा, एवं जो सामान्य समझ को बनाना चाहते हैं, जो चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ ये चीज़ें जो है वो माहिती प्रदान रहेंगे, वो उनको माहिती देंगे। अब शुरू करेंगे मेरी मूल बात। दूसरा उपाख्यान है एक जो है पर्टिकुलर बुक के ऊपर आधारित, यह हमारी सीरीज है, जो बुक हमारे पास यहाँ फिजिकल भी मौजूद है, और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही फाइनली डिज़ाइन की है उस बुक को, कि सारे जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें जो सारी जो है छोटी छोटी बारीक माहितियाँ हैं जो अन्यथा हमें उपयोगी रहती है, वो सारी चीज़ों को यहाँ एक ही साथ सम्मिलित किया है और एक पर्सपेक्टिव में प्रदान करने का प्रयास किया है। प्लस यह सारी चर्चा हिंदी में रहेगी, यहाँ चीज़ें जो है वो आपके सामने इंग्लिश में जो है यहाँ प्रदर्शित की जाएगी, आई एम सॉरी, मगर यहाँ जो चर्चा होगी वो हिंदी में होगी। साथ ही आप growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट है, जो आज ही विजिट कर सकते हैं, हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं, और वहीं से आप यह सारी चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग, एवं अन्य परीक्षा लक्षी जो संसाधन से, जो रिसोर्सेस है, आप उनको भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप आज ही विजिट कीजिए। अब शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा। ये दूसरा लेक्चर है, इसलिए यहाँ मोडस ऑपरेंडी आपको बताना ज़रूरी है। पहले लेक्चर में मैंने उसका जिक्र किया था, आज फिर से कर रहा हूँ। यह पूरे उपाख्यानों को हमें एक ही मोडस ऑपरेंडी से देखना है, जिनमें सबसे प्रथम हम परिचय के बारे में देखेंगे इस मामले के, फिर उसके बाद इस मामले की पृष्ठभूमि देखेंगे कि कैसे यह पर्टिकुलर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, फिर उसके बाद कोई बहस है, कोई तर्क है, उनको देखेंगे, उनके साथ कोई ऐसे लीगल इश्यूज इफ इन्वॉल्व, तो उनको भी हमें देखना है। जो कुछ कानूनी समस्याएं हैं, जो कुछ कानूनी प्रश्न है, उनको हम देखते चलेंगे। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ध्यान गौर करेंगे, और अंततः हम इसके महत्व एवं इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारी पूरी मोडस ऑपरेंडी है, और बीच में कहीं पर भी अगर कोई हमें ऐसे संवैधानिक तत्वों को देखना है तो वो भी हम लोग देखते चलेंगे, जो कोई भी लेक्चर के साथ संबंधी हो, तो वो तो देखना ही है। मगर आपको ये बात यहाँ याद रखनी है कि इन लेक्चर्स का, इन श्रृंखलाओं का अगर आपको पूर्णतः आपको जो है इसका अनुभव करना है, तो आपको पॉलिटियन गवर्नेंस के मूलभूत तत्वों का परिचय होना आवश्यक है। ठीक है, अगर आपको पॉलिटियन गवर्नेंस का मूलभूत जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको नहीं आता है, वो आपको नहीं मालूम है, तो मैं आपको अनुरोध करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट कंप्लीट दैट पोर्शन। जो स्टैटिक पूरा पोर्शन है, जिनमें टेक्स्ट बुक्स रीडिंग है, अलग अलग रेफरेंस बुक्स की रीडिंग की जाती है, तो वो आप पहले कीजिए, फिर यहाँ आप इन लेक्चर्स को देखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। अब शुरू करेंगे हमारी मूल बात, जो कि हमें इंट्रोडक्शन से करनी है। 2 बिंदु देखने हैं माइंड मैप की मदद से, जिनमें कहा गया है सबसे प्रथम बिंदु में कि श्रीमती चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इज अ लैंडमार्क केस डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया along with Romesh Thapar versus the state of Madras led to first amendment to the Indian Constitution। yes, तो ये फैसला इतना महत्वपूर्ण था, इतना शक्तिशाली था कि इसने अपने आप में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन को आमंत्रित किया, यानी कि इट वॉज अ पावरफुल
जजमेंट, पावरफुल जजमेंट। और जैसे मैंने आपको ब्रीफ किया कि इट इज वन ऑफ द फर्स्ट केसेस विच डेल्ट विद द रिजर्वेशंस इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अच्छे से पहले तो हमारे संविधान का अर्थघटन किया, इंटरप्रेट किया, उसका विश्लेषण किया और बताया कि भाई चीज़ें जो है वो ऐसे होनी चाहिए, जो हमें यहाँ आगे देखना है। तो ये प्रथम बिंदु रहा। दूसरे बिंदु में कहा गया है कि स्टेट ऑफ मद्रास वॉज पिटिशनर, यानी कि जो मद्रास सरकार था, मद्रास राज्य जो था, या मद्रास की जो राज्य सरकार थी वो अपने आप में याचिका करता थी। और दूसरे बाजू जो श्रीमती चंपकम दोरायराजन थी वो अपने आप में प्रतिवादी थे इस फैसले में। तो हमें यहाँ यही देखना है, श्रीमती चंपकम दोरायराजन जो है वो एक अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी, विच मीन्स ब्राह्मण। और जब वे एडमिशन लेने जाती है मद्रास की एक सरकारी जो है कॉलेज में, तो वहाँ उनको मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई आप अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ सीटें जो है वो सीमित है, जो अब भर चुकी है, देयर इज नो वैकेंट सीट फॉर यू। तो ऐसा कहने पर उन्होंने फिर बाद में लीगल फाइट दी और अंततः फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जस्ट एनीवन कैन नॉट बी डिनाइड फॉर एडमिशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ जजमेंट आया था, उनका ऑब्जर्वेशन था। तो हमें प्राथमिक रूप से समझना है कि मद्रास राज्य सरकार यहाँ याचिकाकर्ता थी एवं श्रीमती चंपकम दोरायराजन यहाँ प्रतिवादी थे। अब हमें पृष्ठभूमि देखनी है कि यह जो फैसला है वो यहाँ, या ये जो मामला है अपने आप में जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे और मामला जो है वो था क्या। मैन की दृष्टि से पूरी यात्रा जो है वो हमें देखनी है, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि इन 1927 प्रोविंस ऑफ मद्रास हैज इश्यूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर नॉन एज कम्युनल GO, यानी कि कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर विथ रिगार्ड टू द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस। यस, इंजीनियरिंग एवं स्वास्थ्य कॉलेज में किस तरीके से उसकी भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए, एडमिशन किस तरीके से दिए जाना चाहिए, वो यहाँ 1927 में मद्रास की सरकार ने एक गवर्नमेंट आदेश जारी कर एक गवर्नमेंट आदेश घोषित कर दिया। उसकी पूरी रूपरेखा दी कि कैसे जो सीट्स है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, वो भरी जाए। ऑर्डर स्टेटेड दैट द सीट्स इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज शुड बी फिल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। यस, यह ऑर्डर में, यह आदेश में बताया गया कि भाई किस तरीके से इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजेस की जो सीटें हैं, जो बैठकें हैं, वो भरनी चाहिए। आउट ऑफ एवरी 14 सीट, प्रति 14 बैठक में से 6 टू बी अलॉटेड टू नॉन ब्राह्मण्स, हिंदू। 6 सीटें नॉन ब्राह्मण हिंदू को जानी चाहिए, 2 सीटें बैकवर्ड हिंदू को जानी चाहिए, 2 सीटें ब्राह्मण्स को जानी चाहिए, 2 सीट्स अलॉटेड टू हरिजन्स and 1 allotted to Anglo-Indian and Indian Christians and 1 allotted to Muslim. So this is the allocation of seats according to communal government order of state of Madras 1927. ठीक है, जिनमें से 6 नॉन ब्राह्मण हिंदू को, 2 बैकवर्ड हिंदू को, 2 ब्राह्मण्स को, 2 हरिजन्स को और 1 एंग्लो इंडियन या इंडियन क्रिश्चियन समुदाय से और 1 भारत के मुस्लिम में से। ठीक है, तो दिस वाज द होल एलोकेशन ब्लूप्रिंट। At the time, the state of Madras maintained only 4 medical college with a total of 330 seats. और तब मात्र और मात्र मद्रास में 4 ही मेडिकल कॉलेज थी, जिनमें कुल मिलाकर 330 बैठकें थी। अब 330 बैठकों का जो विभाजन है, उसका जो आवंटन है, वो यहाँ कम्युनल ऑर्डर के तहत किया जाना चाहिए। आउट ऑफ दिस सीट्स 17 were reserved for the students coming from outside the state and 12 for discretionary allotment by the state। यानी कि 330 में से पहले तो 17 निकलनी है और फिर बाद में 12 निकलनी है। ठीक है, तो जो यहाँ बची है सीटें, ठीक है, उनका आवंटन जो है वो प्रति 14 सीट के आदेशानुसार किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पूरा ढांचा है। Similarly, the Madras state maintained 4 engineering colleges and only 395 were available in those colleges। यानी कि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या तो सेम ही है, दोनों 4-4 ही है, मगर उनमें जो सीट्स है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जिनमें मेडिकल कॉलेज में जो है देयर आर 330 सीट्स इन ए टोटल
एंड यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें टोटल 395 सीट्स है, ठीक है, जिनमें 17 और 12 जो है वो अलॉटमेंट यहाँ जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज का हुआ उस तरीके से ही यहाँ किया जाना है. रेस्ट ऑफ द सीट्स इन द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज वेर अपॉर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल जियो ऑफ 1927. ठीक है, तो ये 2 आरक्षण अगर निकाल दे कुल बैठकों में से, तो जो बाकी बची बैठकें हैं उनका आवंटन जो है वो यहाँ कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 के तहत उसके मुताबिक किया जाना होगा. अब इस कम्युनल जियो के ऑर्डर के तहत जो आवंटन प्रक्रिया है उसके तहत यहाँ जो सीट आवंटित की जाती है उसमें से प्रति 14 सीटों के लिए 2 ब्राह्मण्स को मिलने वाली है. अगर ये फिलअप हो गई, ठीक है, तो फिर आने वाले जो ब्राह्मण्स है, जो आने वाले एडमिशन्स है, उनको सरकार जो है वो मना कर देती थी, उनको एडमिशन नहीं दिया जाता था. उसमें एक श्रीमती चंपकम दुरायराजन है, वो भी एडमिशन लेने पहुंची, मगर दुर्भाग्यवश यहाँ सीटें जो है वो इस कम्युनल ऑर्डर के आदेशानुसार आवंटित ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसकी बदौलत तो वहाँ की जो कॉलेजेस है उन्होंने जो है इनके एडमिशन को डिनाई किया, दे डिनाइड द एडमिशन. और इस प्रकार श्रीमती चंपकम दुरायराजन जो है वो अपना अधिकार मांगने के लिए हाई कोर्ट के जो है दरवाजे तक पहुंची वाया आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखते हैं आगे. In 1950, Srimati Champakam Durarajan made an application to High Court of Madras under Article 226 of Indian Constitution. She complained of a breach of her fundamental rights to get admission into educational institution maintained by the state. Yes, उन्होंने बताया कि भाई जब मैं एडमिशन जो है प्राप्त करने गई सरकारी शैक्षणिक संस्था में, तो वहाँ उनके साथ उनके मूलभूत मौलिक अधिकार का हनन हुआ, क्योंकि उन्हें मना कर दिया गया. और जब उन्होंने पूछा कि ऑन विच ग्राउंड द कॉलेज डिनाइड द एडमिशन, तो वहाँ से प्रत्युत्तर में उन्होंने पाया कि शी केम टू नो दैट शी वुड बी नॉट एडमिटेड टू द कॉलेज एज शी बिलोंग्स टू द ब्राह्मण कम्युनिटी एंड सॉट द प्रोटेक्शन ऑफ हर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15 सब क्लोज 1 एंड आर्टिकल 29 सब क्लोज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, जब उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया कि भाई आप ब्राह्मण हैं, इसलिए अब आपको एडमिशन यहाँ नहीं मिल सकता, क्योंकि जो ब्राह्मण्स के लिए जो सीटें रखी गई थी वो ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है. और अब अगर आप क्योंकि ब्राह्मण है तो आपको अब सीट अलॉट नहीं हो सकती. तो ये सारी चीजें लेकर वो हाई कोर्ट पहुंची. उसके पश्चात श्रीमती चंपकम दुरायराजन प्रेड फॉर द इश्यू ऑफ रिट ऑफ मैंडेमस. यस, उन्होंने हाईकोर्ट से प्रार्थना की, हाईकोर्ट से उन्होंने अनुरोध किया कि भाई आपको मैंडेमस की जो रिट है वो यहाँ लागू कर देनी चाहिए, वो इश्यू कर देनी चाहिए, टू रिस्ट्रेन स्टेट ऑफ मद्रास एंड ऑल ऑफिसर्स एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम एनफोर्सिंग कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 1927 इन्फ्रिजिंग हर फंडामेंटल राइट्स. यस, तो यहाँ उन्होंने ये ग्राउंड के ऊपर बताया कि भाई आपको मैंडेमस का रिट इश्यू करना चाहिए, क्योंकि आपको रोकना है, स्टेट ऑफ मद्रास को रोकना है, उनके अफसरों को रोकना है, आला अफसरों को, उनके सबऑर्डिनेट अफसरों को रोकना है. गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, जो कम्युनल जियो ऑफ 1927 है, उसे लागू ना करवाने के लिए, क्योंकि वो यहाँ अपने आप में मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला है. ऐसी दलील या ऐसी बहस जो है वो श्रीमती चंपकम दुरायराजन ने हाईकोर्ट में पेश की. हाईकोर्ट ऑफ मद्रास डिलीवर्ड इट्स जजमेंट एंड रूल्ड इन फेवर ऑफ चंपकम दुरायराजन. यस, मद्रास के हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और उन्होंने चंपकम दुरायराजन, श्रीमती चंपकम दुरायराजन के जो है पक्ष में फैसला सुनाया. उन्होंने बताया कि यस, यहाँ सरकार की भूल है और इस तरीके से ऐसे ग्राउंड्स के ऊपर एडमिशन को डिनाई नहीं किया जा सकता. इसकी वजह से मद्रास स्टेट जो है वो असंतुष्ट रहा और उसने अपील की सुप्रीम कोर्ट में. दैट्स व्हाई यहाँ स्टेट ऑफ मद्रास बिकेम petitioner and Srimati Champakam Durayarajan became respondent. And this was the year of 1951. State of Madras appealed this ruling in Supreme Court and thus the case came before the Supreme Court of India. मद्रास हाई कोर्ट के यह फैसले को अस्वीकार करते हुए मद्रास की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दस्तक दी और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा फैसला जो है वो सामने आया. तो ये बात रही इसके पृष्ठभूमि की. अब हमें आर्ग्यूमेंट सुननी है, यानी कि बहस तर्क जो दोनों पक्षों के द्वारा आमतौर पे दिया जाता है,
और फिर उसके ऊपर यहाँ सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च अदालत के द्वारा सुनवाई की जाती है। काफ़ी सारे बिंदु है, डिस्क्रिप्टिव है, जिनको एक के बाद एक हम लोग देखते चलेंगे। श्रीमती दोराईराजन argued that the denial of admission into the educational institution maintained by the state of the grounds of caste violated her fundamental right under Article 15 subclause 1 and Article 29 subclause 2। yes, यहाँ बताया गया कि भाई शैक्षणिक संस्था में मना करने के लिए जो जात का जो ग्राउंड है, जो जात का कारण है, वो अपने आप में यहाँ संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन कर रहा है। कौन सा संवैधानिक प्रावधान? तो एक तो आर्टिकल 15 सबक्लोज 1 एंड आर्टिकल 29 सबक्लोज 2। अब देखिए यहाँ ये जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान के, ये हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको बेसिक तत्व आपको जानने हैं, फिर बाद में यहाँ इस लेक्चर्स को आप देख पाएंगे। इसका भरपूर उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आपके स्टैटिक तत्व है रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस वो मजबूत है, वो अच्छे है। आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 15 सबक्लोज 1 डील्स विथ व्हाट एंड आर्टिकल 29 सबक्लोज 2 डील्स विथ व्हाट, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये प्रीरिक्विसाइट है इस श्रृंखला के उपाख्यानों को देखने की। आर्टिकल 15 सबक्लोज 1 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यस, यहाँ जो आर्टिकल 15 सबक्लोज 1 है वो कहता है कि भाई किसी भी यहाँ निम्नलिखित कारण है उनके तहत किसी भी किस्म का भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता, नहीं किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, यहाँ आज का हमारा मुद्दा है कास्ट, क्योंकि मद्रास की कॉलेज ने श्रीमती चंपकम दोराईराजन को बताया था कि भाई आप ब्राह्मण है, इसीलिए आप अब एडमिशन प्राप्त नहीं कर सकते। सो इट बिकेम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट। The state of Madras contended that the provision of these articles have to be read along with other articles in the constitution. The state argued that Article 46 charges the state with promoting the special care, the educational and economic interest of the weaker section of the people, and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes, and with protecting them from social injustice and all forms of exploitation. Yes, यहाँ मद्रास राज्य ने यह तर्क दिया कि भाई जो राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी कहते हैं, जो भारतीय संविधान का चौथा भाग है, उसमें 46वीं धारा कहती है कि भाई ये राज्य की जिम्मेदारी है, ये राज्य के लिए ऑब्लिगेशन है कि भाई अपने वहाँ के जो व्यक्ति है, जिनमें पिछड़े समुदाय है, जिनमें अनुसूचित जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, या पिछड़े समुदाय यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से, तो उनके उत्थान के लिए, उनके प्रमोशन के लिए सरकार जो है वो ऐसे नियम बना सकती है। तो ये स्टेट ऑफ मद्रास की आर्गुमेंट थी। अब यहां फिर से बात आएगी डीपीएसपी। व्हाट आर दे? प्राइमरी ऑब्जेक्ट उनका क्या, ऑब्जेक्टिव जो है उनका क्या है, किनके ऊपर लागू होता है, क्या ये लागू करना अनिवार्य है? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम फिर से होनी चाहिए, जिसके लिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस के मौलिक तत्व आपको जानने जरूरी है। फिर द स्टेट ऑफ मद्रास फर्दर आर्ग्यूड दैट आर्टिकल 46 अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दो नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इज फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यस, उन्होंने ये भी बताया कि जैसा हमें मालूम है कि जो डीपीएसपीज है, दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, ये राज्य की विवेक शक्ति के ऊपर अधीन है कि भाई अगर उन्हें अपने राज्य को कल्याणकारी बनाना है, अपने राज्य की प्रजा के जीवन को कल्याणकारी बनाना है, देन दे कैन इम्प्लीमेंट इट, अदरवाइज दे आर नॉट बाइंड टू इम्प्लीमेंट इट। यानी कि वे इसके अनुकरण के लिए, इसके अमलीकरण के लिए बंधे हुए नहीं है। ये राज्यों की विवेक शक्ति के ऊपर अधीन है कि अगर वे करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो इट्स फाइन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ मद्रास हाईकोर्ट ने बताया कि भले ही यह लागू करना अनिवार्य नहीं है, मगर फिर भी यहाँ हमने इसे लागू किया क्योंकि यह गवर्नेंस के मौलिक सिद्धांतों की बात है। शासन का अगर मौलिक सिद्धांत की बात करें तो यहाँ राज्य एवं उसकी प्रजा कल्याणकारी होनी चाहिए, और उसे बनाने के लिए हमने यहाँ ये लागू किया है। ऐसी आर्ग्यूमेंट, ऐसा तर्क स्टेट ऑफ मद्रास ने दिया। आर्टिकल 37 पुट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ। द स्टेट इज एंटाइटल्ड टू मेंटेन द कम्युनल government order fixing proportionate seats for the different communities, and the order is valid in law and not in violation of the constitution। यानी कि उन्होंने बताया कि भाई जो कम्युनल
गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 है वो अपने आप में संवैधानिक है और किसी भी किस्म के कानून को एवं संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन नहीं करता, यानी इट्स कंप्लीटली जो है वैलिड। उन्होंने इसे वैलिड बताया क्योंकि ये तो अपना ही था, वो सरकार के द्वारा ही प्रदर्शित की गई, वो सरकार के द्वारा ही घोषित किया गया आदेश था जिसके ऊपर अब फैसला होना था। तो वे तो अपने आदेश का ही पक्ष लेंगे कि भाई इट इज इन फेवर फॉर द state and the people of state. Thus, if any person is unable to get admission into educational institution because of the communal GO, there is no infringement of their fundamental right. तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को एडमिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, इस कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 के तहत, तो इट्स फाइन, उसमें कोई मौलिक अधिकारों का हनन उल्लंघन नहीं हो रहा है। यह पक्ष रखा मद्रास की सरकार ने। अब हमें जजमेंट देना है कि जजमेंट किया आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया। सबसे प्रथम, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कम्युनल जीओ कॉन्स्टिट्यूटेड ए वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर वॉइड अंडर आर्टिकल 30। यस, तो ये भी अपने आप में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, और यहाँ फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम बिंदु में बताया। और इसलिए राज्य का जो आदेश है, सरकारी आदेश 1927 का, वो अपने आप में वॉइड है, अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट क्लॉज 2 अंडर आर्टिकल 29 गारंटीज द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन। The right to get admission into any educational institution of the kind mentioned in clause 2 is a right which an individual citizen has as a citizen and not as a member of any community or class or citizen. Yes, तो यहाँ बहुत ही अच्छा ऑब्जर्व सुप्रीम कोर्ट ने किया कि भाई जो धारा 29 की जो उपधारा है, जिसे हम क्लोज कहते हैं, क्लोज 2, वो किसी भी निजी व्यक्ति के अधिकारों का रक्षण करने के लिए है, मौलिक अधिकारों का, मूलभूत अधिकारों का रक्षण करने के लिए है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बताया, द राइट टू गेट एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज अ राइट विच एन इंडिविजुअल सिटीजन हैज एज ए सिटीजन। ठीक है, किसी भी शैक्षणिक संस्था में एडमिशन प्राप्त करना वो कोई भी व्यक्ति का हक जो है या अधिकार जो है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ ये भारत का नागरिक है और भारत के नागरिक को यह हक मिलने वाला है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एनविसेज किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कल्पना की है। तो इसलिए किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी का मेंबर होना या मेंबर होने से यह जो अधिकार है वो छूट नहीं जाते, यह अधिकार उनको प्राप्त रहेंगे ही रहेंगे, उनके पास ही रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। देन दिस राइट इज नॉट टू बी डिनाइड टू द सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ये एक ऐसा अधिकार है जिन्हें आप मात्र और मात्र ऐसे कारणों के अधीन उन्हें विलुप्त नहीं कर सकते हैं, उनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और व्हाटसोएवर। In other words, if a citizen who seeks admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid of the state fund, he or she cannot be refused admission only on the ground of this, provided he or she has the requisite academic qualification. Yes, अगर किसी भी व्यक्ति की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पर्याप्त है एडमिशन के लिए कोई भी जगह पर, तो उन्हें एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, क्रीड, लैंग्वेज और व्हाटसोएवर। ठीक है, तो ये बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने रखी है और बताया कि कोई भी सरकारी शैक्षणिक संस्था का मतलब है या तो वो 100% सरकार के द्वारा चल रही है या वो सरकार के ग्रांट के ऊपर चल रही है या सरकार से ग्रांट ले रही है, तो उन्हें यहाँ सरकारी शैक्षणिक संस्था कहा गया है। तो ऐसी संस्थाओं में इन ग्राउंड्स पर एडमिशन को डिनाई नहीं किया जा सकता अगर कोई भी व्यक्ति के पास पर्याप्त एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है तो। इफ द एडमिशन इज डिनाइड ओनली ऑन सच ग्राउंड्स देन दैट अमाउंट टू द ब्रेच ऑफ हिज और फंडामेंटल राइट। यस, मगर अगर एडमिशन यहाँ निम्नलिखित कारणों के अधीन है या जो एडमिशन को जो डिनाई किया गया, एडमिशन जो मना कर दिया गया, जो प्रवेश, अगर वो इन ग्राउंड्स के ऊपर आधारित है तो वो अपने आप में वॉइड बन जाएंगे, वो अपने आप में गैर मान्य बन जाएंगे। फिर द सुप्रीम कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लेड डाउन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट
इन वे ओवरराइड और अब्रीज द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय पार्ट 4। यस, बहुत ही अच्छा फिर से ऑब्जर्वेशन आया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई भाग 4 भारतीय संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो राज्य के लिए है, वो कोई भी हालत में भाग 3 के तहत जो मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, ये इनके ऊपर हावी कभी नहीं हो सकते। यानी कि हमेशा फंडामेंटल राइट्स जो है वो ऊपर रहेंगे और उनके नीचे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो रहेंगे, एंड दे विल रन पैरेलल, दे विल नेवर मीट। ऐसा ऑब्जर्वेशन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। On the other hand, they have to conform to and run as a subsidiary to the fundamental rights laid down in part 3. DPSPs को फंडामेंटल राइट्स का सब्सिडरी के रूप में कार्य करना है, नहीं कि उनको ओवरलैप करना है, उनको ओवरराइड करना है, या इक्विवेलेंट भी नहीं। ठीक है, दे आर 100% सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स। ऐसा ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। It also said that directive principle of state policy, which by Article 37 are expressly made enforceable by the court, cannot override the provisions found in Part 3, which, notwithstanding with other provisions, are expressly made enforceable by appropriate writs, orders or directions under Article 32. ठीक है, तो किसी भी हालत में DPSPs को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ओवरराइड करने की जो है कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, या ओवरराइड नहीं होना चाहिए। दे आर सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स एंड दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ टू। Thus, the court held that the classification of the communal government order proceeds on the basis of religion, race and caste। और इसलिए कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई जो सरकारी आदेश है 1927 का, जिसे कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 कहते हैं, स्टेट ऑफ मद्रास का, वो अपने आप में संविधान के इन प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, और इसीलिए ये वैलिड नहीं है, वॉइड है। The classification made in communal geo is opposed to the constitution and constitutes a clear violation of fundamental rights guaranteed to the citizen under Article 29(2). Yes, बताया उन्होंने कि भाई जो communal geo है, it clearly violates the provisions of the constitution. It clearly violates, और यहाँ जो क्लासिफिकेशन दिया है उस कम्युनल ऑर्डर में, वो अपने आप में यहाँ संविधान की धारा 29 उपधारा 2 का भी उल्लंघन करने वाली है। The communal government order being inconsistent with the provisions of Article 29 subclause 2 in Part 3 of the Constitution is void under Article 39, sorry, क्योंकि Article 13 में बताया है कि भाई Part 3 के तहत जो मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को मिले हैं, संविधान ने दिए हैं, अगर उन्हें उल्लंघनकारी कोई प्रावधान होंगे किसी भी कानून में, तो वो यहाँ Article 13 के तहत उनको असंवैधानिक माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये कम्युनल ऑर्डर भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट वायोलेट्स फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 3। दस इट अपेल्ड द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। यस, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी मद्रास हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसी को बरकरार रखा और बताया कि वो फैसला सही था। तो इस तरीके से यहाँ श्रीमती चंपकम दोराईराजन को न्याय मिला, और ये बात भी सिद्ध हुई कि भाई किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था जो 100% सरकार के द्वारा चल रही हो, सरकार की निधि में से या सरकार के पास से ग्रांट ले रही हो, सरकार की आर्थिक मदद ले रही हो, उसमें एडमिशन को डिनाई नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज। ठीक है, ये मूलभूत अधिकारों का हनन है। और यहाँ यह भी बताया गया कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स है, दे आर सुप्रीम ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ से आज सीखने मिली। अब हमें देखना है इसके महत्व एवं इसके प्रभाव के बारे में। शुरू महत्व से करेंगे, 2 बिंदु है। सबसे प्रथम कहता है चंपकम दोराईराजन केस डिसाइडेड द क्वेश्चन ऑफ सुप्रीमेसी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। यस, इट डिसाइडेड। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्या डिसाइड हुआ कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुप्रीम है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी है वह सबऑर्डिनेट है। It is the one of the first case that dealt with the question of reservation in admission to the educational institution. Yes, यह उन प्रथम मामलों में से है कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रथम बार सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, जातिवादी आरक्षण को लेकर कोई यहाँ मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा हो। तो ये भी एक इसकी महत्व की बात है। ऑन द अदर साइड हमें इसके प्रभाव के बारे में देखना है। 2 बिंदु है। सबसे प्रथम
चंपकम दोराईराजन केस along with रमेश थोपर केस नेसेसिटेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो हमने देखा, हमने प्रथम फैसले में भी देखा था कि कैसे संविधान में कुछ फेरफार करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, वैसे ही यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संविधान में फेरफार किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट among other changes inserted clause 4 to article 15 which is nothing in the article or in the clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provisions for advancement of any socially and educationally backward caste or SC/STs। देखिए तो यहाँ ये पार्लियामेंट में यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया टू ओवरटर्न जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, शुरुआत में बहुत ही ये जो है नोकझोंक होती थी केंद्र सरकार एवं सर्वोच्च अदालत के बीच में, क्योंकि शुरुआती समय था, संविधान हमारा नया था, इसे लागू करना था, काफ़ी सारी चुनौतियां थी, काफ़ी सारी समस्याएं थी, अलग अलग मामले जो है वो सामने आते थे जिनमें सुप्रीम कोर्ट अपना मत रखता था, वो केंद्र सरकार को जो है पसंद नहीं आता था। और इसलिए ऐसे बड़े बड़े जो फैसले हैं जिनका प्रभाव भारतीय संविधान के ऊपर रहता है या जो संविधान के कार्यान्वयन के ऊपर रहता है, तो उनको ओवरटर्न करने के लिए पार्लियामेंट ने काफ़ी मेहनत की है। और काफ़ी सारे मामले में हमने जो हम देखेंगे, हमें स्थापर में देखा, ठीक है, जो फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने उसे ओवरटर्न करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। वैसे ही यहाँ भी इस केस में, यानी कि स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराईराजन 1951 के मामले में फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है शून्य बनाने के लिए यहाँ फिर से अमेंडमेंट लाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से पार्लियामेंट एवं सर्वोच्च न्यायालय के बीच में काफ़ी नोकझोंक रही है शुरुआती समय में, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे समय जो है पसार होता गया, वैसे वैसे यह नोकझोंक है वो ठंडी होती गई, कम होती गई। तो इस तरीके से आज हमने इस दूसरे उपाख्यान में महत्वपूर्ण फैसला देखा, महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का यानी कि सर्वोच्च अदालत का फैसला देखा, जो आज जो है हमारे भारत में आरक्षण कैसे तय किया जाए उसकी बात करता है। साथ ही यह फैसला 7 जजों की खंडपीठ के द्वारा सुनाया गया था, जिनमें हरिलाल कनिया जो है वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके साथ सुधीर रंजन दास थे, फजल अली सैयद थे, शास्त्री पतंजलि, मेहरचंद महाजन, विवेन बोस एंड बीके मुखर्जी। सो दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विच रूल्ड आउट द हिस्टोरिकल जजमेंट। तो आज इतना ही हम लोग मिलेंगे। साथ ही ग्रोथ माउंट यूपीएससी को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉलो कीजिए, हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। आपकी जो तैयारियां हैं संधि सेवा के लिए एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, वो घर बैठे हो सकती है। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे इसी श्रृंखला के एक और उपाख्यान में एक और फैसला के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।